Hi everyone, welcome to Force Defense Academy. So as I have promised कि हम पॉलिटी ख़त्म करने के बाद हिस्ट्री पर आएंगे, तो CAPF के हिस्ट्री के जो PYQs हैं वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम 2024 के पेपर से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले सेपरेट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसमें हमने CAPF के 5 सालों के पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ भी सजेशन, कुछ भी हेल्प अगर आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर सब्जेक्ट। इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बाय द यूपीएससी वो बुक्स रिलेटेड ही होते हैं। इसको हम आर्ट का पार्ट भी बोल देते हैं। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है और पीवाईक्यू में से क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। पिछले आप 5 वीडियोस देखो पॉलिटी के, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पेपर में कहाँ से क्या क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो तिलक मंजरी क्या मैथमेटिक्स की किताब है? इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। निघंटू, it's a book of medicine, absolutely. Next is जानकी हरण, क्या ये लॉजिक बेस्ड बुक है? तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है इट इज बी, यानी कि ओनली 2। सबका एक्सप्लेनेशन मैं आपको फाइल में ही देने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि नोट्स का क्या करें, ETC। सबसे पहली बात आती है तिलक मंजरी मैथमेटिक्स की किताब नहीं है। इट वाज कंपोज्ड बाय धनपाल। धनपाल जो हैं मध्य प्रदेश में एक राजा हुए हैं, राजा भोज, उनके कोर्टियर थे और एक जैन ऑथर थे। और इन्होंने अपनी इस किताब में जो जैन तीर्थंकर हैं, जैनों के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के जो फाउंडर हैं ऋषभ देव, उनको प्रेस किया है। ठीक है, तो एक डिवोशनल टेक्स्ट है, ना कि मैथमेटिकल। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, जो कि मैंने आपको बोला निघंटू मेडिसिन का टेक्स्ट है। ठीक है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। इसमें जो फेमस एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए गए हैं वो धन्वंतरी और राजा निघंटू, ये 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो मेडिसिन, ड्रग्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका एक्शन, उनका यूजेस, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेयर जो थर्ड वाली है जानकी हरण, तो इट इज अ संस्कृत महाकाव्य कंपोज्ड बाय कुमार दास, श्रीलंका के एक ऑथर हुए हैं। और ये अबडक्शन ऑफ सीता, माता जानकी का जो अबडक्शन किया गया बाय रावण, उससे एसोसिएटेड ये किताब है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में हमें बहुत सारी किताबें देखने को मिलेंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा, कालिदास की 7 किताबें, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मेघदूतम, कुमार संभवम। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप CAPF और सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका पहला काम होगा कि अपने डेस्क पर जहां आप पढ़ते हैं वहां एक A4 शीट पर सारी किताबें जो भी इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री की वो लिख करके और चिपका लें। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूं। उस लिंक के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके वो इमेज वहां पर भेज सकते हैं कि मैम मैंने ये इमेज चिपका ली है। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी XYZ, तो वहाँ आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए, सो ये 3 किताबें हमने यहाँ पर देखी हैं। तिलक मंजरी धनपाल जैनिज्म से रिलेटेड है, निघंटू मेडिसिन रिलेटेड है, और जानकी हरण जो है एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट्स एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस एज। गुप्ता एरा की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। तो गुप्ता पीरियड में इनमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं? क्या यहाँ पर हमारा सही आंसर होने वाला है? बताएं भाई, कोशिश करो कि जब भी वीडियो देखो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। तो यहाँ पे फर्स्ट इज डेफिनेटली करेक्ट, बट सेकेंड वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट्स तो थी डेफिनेटली, पर फीमेल्स की जो हेयर स्टाइल है वो सिंपल प्लेट्स में, प्लेट समझ लो, सिंपल पार्टीशन में नहीं होती थी। तो कौन सा करेक्ट पूछा है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा A, यानी कि 1। ठीक है, इन द गुप्ता पीरियड स्टिच्ड गारमेंट्स लाइक ट्यूनिक,
कुर्ता, ट्राउजर और अलग अलग जो बॉडी टाइप के जो आपके क्लोथ्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, वो बनाए जाते थे। पर यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो फीमेल हेयर स्टाइल है वह ऑफन एलैबोरेटेड डेकोरेटिव फ्लावर, बीड्स, ऑर्नामेंट, इनका यहाँ पर यूज किया गया था। अपने आप में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब हम गुप्ता पीरियड की अगर बात कर ले तो गुप्ता डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। इन्हीं के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम गुप्ता डायनेस्टी पड़ा है। उनके बेटे थे घटोत्कच, बट घटोत्कच के जो बेटे हुए हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, ही इज कंसीडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। अराउंड 320 सी के टाइम की ये बात है। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी पीक पर मानी जाती है। समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा विंसेंट स्मिथ ने। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने अपने टेरिटरीज का बहुत एक्सपांशन किया। इनके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके टाइम पर आर्ट हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो, ट्रेड हो, सब बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट्यूम रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कॉटन, सिल्क, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक का ये यूज़ करते थे। कॉमन गारमेंट्स जो हैं जिनमें अंतरिया जो कि लोअर गारमेंट, उत्तरिया जो कि स्कार्फ, और इसमें बॉडीसिस और ट्यूनिक्स वगैरह का भी यूज़ इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन हमने एंशिएंट के देखे हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ऑल से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंडन इन November 1932 without the participation of Congress. The discussion in the third round table conference led to the passing of the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 did not support the idea of provincial autonomy. The governor was not given any power in the act to take over run the administration of the provinces. ये 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से बताती हूँ तुमको, व्हाट वर दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। देखो 1999 में एक एक्ट लाया जाता है। ठीक है, अब उस एक्ट में जो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, उसमें ना प्रोविंसेस में डायरकी आ गई। क्या आ गई? डायरकी। डायरकी का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग होता है, हिंदी में बोलते हैं द्वैध शासन, डुअल रूल। तो अभी जब हम इंडियन पॉलिटी में जो लिस्ट पढ़ते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वैसे ही प्रोविंस की जो लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट जो थी, उसके सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे दे दी गई और ये एक्ट लाते वक्त कहा गया कि 10 सालों के बाद देयर विल बी अ कमीशन जो रिव्यू करेगा प्रोविंशियल जो डायरकी लाई गई है उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है, 1919 से 10 साल बाद कितना हुआ, 1929 एक कमीशन बनना था। वो कमीशन 1927 में ही बन गया क्योंकि ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस थे। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन 1927 में बना, 28 में इंडिया आया, बट इट वाज बीइंग अपोज्ड बाय द इंडियंस एंड द रीजन वाज देयर वर 7 मेंबर अंडर द साइमन कमीशन, ऑल वर व्हाइट्स। सारे के सारे अंग्रेज थे, उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। बहुत एकदम कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ, साइमन गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई। और फिर जो बर्किनहेड इंडियन सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय, बर्किनहेड ने कहा कि भैया एक काम करो, आपको इतनी ही समस्या है ना, तो एक काम करो, तुम रिपोर्ट बना दो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो होना चाहिए भारतीयों को कहा तुम बना दो। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय इंडियंस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने कहा ठीक है, और एक रिपोर्ट बनाने की तैयारी की गई। दैट रिपोर्ट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। अब नेहरू रिपोर्ट जब बनी, नेहरू रिपोर्ट वाज जस्ट अ लॉलीपॉप टाइप ऑफ थिंग, ताकि इंडियंस का ध्यान डाइवर्ट हो जाए साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, नेहरू कमेटी अपना काम कर रही है, रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। दैट रिपोर्ट वाज लैप्स्ड कंप्लीटली। और उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए लंदन में 3 मीटिंग्स बुलाई गई, जिनको कहा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब जब नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, वो लैप्स कर जाती है,
तब कांग्रेस कहती है कि अब हमें चाहिए स्वराज, पूर्ण स्वराज की अब हम मांग करते हैं। तो 1929 में लाहौर सेशन होता है गुजरात में, लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाहौर सेशन गुजरात में, लाहौर को गुजरात में लाना चाहती हूँ मैं लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रावी नदी के तट पर लाहौर के किले पर हमारा भारतीय तिरंगा फहराते हैं और कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी चुना गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए। फिर गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लंदन में कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं, पहली में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरे में गांधी जी जाते हैं पर वो भी फेलियर था, तीसरे में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बिना कांग्रेस की थी, बस सेकंड में गांधी जी गए थे पर उसका भी कोई आउटकम नहीं निकला है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बी आर अम्बेडकर वर रिप्रेजेंटिंग दलित्स। तो दलित्स के राइट लेने के लिए पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ। पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया, इसमें दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, कैंडिडेट भी दलित होंगे और उनको वोट देने वाले भी दलित्स होंगे। गांधी जी जब यरवदा जेल में थे उनको पता चली कि भैया ये तो डिवाइड की बात होने लग गई, तो गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर को बुलाया, वहाँ पूना समझौता साइन हुआ कि भैया सीट रिजर्व कर देते हैं दलित्स के लिए, पर वोटर्स सब होने वाले हैं, जो आज सीट्स पर रिजर्वेशन होता है ना वैसा कुछ। फिर और ये सारा जो दिमाग चला था वो चला था रैमजे मैकडोनाल्ड का, कम्युनल अवार्ड इसको कहा गया। ठीक है, अब समझते हैं हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। ऑल्दो सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, तो 1 and 2 आर करेक्ट। The government of India did not support the idea of provincial autonomy। कौन सी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इट सपोर्टेड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द गवर्नर वॉज नॉट गिवन एनी पावर, अगेन इट वॉज गिवन सम पावर्स। कौन सी थी वो देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर बी होने वाला है बच्चे, 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अटेंडेड बाय कांग्रेस, क्योंकि गांधी जी सेकेंड के बाद वापस आ गए थे। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको बाइकआउट किया था। इसके बाद जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो पास किया गया। इसने एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस किया है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंसेस जो हैं उनके पास अपने खुद के लेजिस्लेचर होंगे, सेल्फ गवर्नेंस होगा। साथ ही साथ में गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई, कुछ बहुत सारे चार्जेस दिए गए। कहा गया कि कंट्रोल एंड रन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को इन इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट हो जाते हैं आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, 1935 के एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, जो कभी बना ही नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, गवर्नर को वही रिजर्व और ट्रांसफर वाली जो पावर्स है ना, वो रिजर्व पावर गवर्नर के पास ही थी। इसके बाद अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट, तो 10% इंडियन पॉपुलेशन को वो दिया गया। प्रोविंसेस में से डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, पर डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया एंड फेडरल कोर्ट बना और पब्लिक सर्विस कमीशन बना। दीज आर दी मैं कहूँगी कि जो रिफॉर्म्स किए गए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मेजर चीज़ें हैं। आप इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन बना लोगे जो इससे रिलेटेड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which variety of the flower were being referred by अब्दुल रज़ाक? विजयनगर टाइम में जब अब्दुल रज़ाक विजयनगर पीरियड में आए हैं तो इन्होंने किस फ्लावर की वैरायटी के बारे में बात की है? इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन CAPF के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है रोजेस। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने क्या क्या बताया है, कब कब आए हैं, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब्दुल रज़ाक एक पर्शियन एम्बेसडर थे जो विजयनगर एम्पायर में आए हैं एट द टाइम ऑफ देवराया सेकेंड इन 15th सेंचुरी। ठीक है, इन्होंने गार्डन वगैरह, सिटी का जो एकदम डिटेल्ड अकाउंट, आर्किटेक्चर, कल्चर सब कुछ इन्होंने बताया है। बाजार के बारे में बताया है, किंग के पैलेस के बारे में बताया है, रोजेस के बारे में इन्होंने स्पेशली लिखा है। ठीक है, इसके बाद
विजयनगर एम्पायर जो है साउथ का एक बहुत पॉपुलर एम्पायर हुआ है। फाउंडर जो है इसके हरिहरन बुक्का, दो भाई इसके फाउंडर थे। अर्बन प्लानिंग थी, हम्पी जो है उसकी कैपिटल थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें विजयनगर पीरियड की तो बहुत सारे और फॉरेन ट्रैवलर देखने को मिल जाएंगे। अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के टाइम पर आया है। ठीक है, पर्शियन था। इसके अलावा और जो ट्रैवलर्स हैं ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। निकोलो डी कोंटी 15th सेंचुरी में, अब्दुल रज़ाक देवराया सेकंड, निकोलो डी कोंटी देवराया फर्स्ट, फिर बारबोसा देवराया और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राया और न्यूनेस्बी कृष्णदेव राया। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबका मेंशन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का होने वाला है, इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र द कनकरर king is expected to establish in the conquered territories a social order based on। ठीक है, तो जो किंग है जिसने कनकर किया है वो अपनी टेरिटरी में एक सोशल ऑर्डर बनाना चाहता है जो कि बेस्ड होगा, किस पर बेस्ड होगा, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर है बी, धर्म, वर्ण एंड आश्रम। ये तीनों ही यहाँ पर सही होने वाले हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी किताब अर्थशास्त्र एनडीए में क्वेश्चन आया भी हुआ है। स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये एक बुक है जो कि एम्फसाइज करती है प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ किंग। वर्ण, सोशल क्लास जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आश्रम में 4 आश्रम आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। फिर धर्म जो हमारी मोरल एंड एथिकल ड्यूटीज़ हैं, तो सबसे एसोसिएट करते हुए बताते हैं कि भाई दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, कि वो अपनी जो टेरिटरी है उसमें इन 3 चीज़ों को इस्टेब्लिश ज़रूर करें। ठीक है, सो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द CAPF 2024। क्वेश्चंस और भी हैं, हम उसको सेकेंड वीडियो में कवर अप करेंगे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और फिर बड़ी वीडियोस में तुमको बड़ा आलस आता है देखने में, मुझे पता है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड जय हिंद।